दोस्तों नमस्कार। मैं सी आर कंसल स्वागत करता हूं आपका मेरे आज के सेशन में। दोस्तों आपको याद होगा, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कैनरा बैंक के रिटायर्ड कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए जिन्होंने आईबीए की ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है। उसमें मैंने बताया था कि जो मेडिकल कार्ड है, जिसको ई कार्ड भी बोलते हैं, वो हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि क्लेम लेने का प्रोसीजर क्या है, कैशलेस हॉस्पिटल कैसे ढूँढे जा सकते हैं और कैसे क्लेम लिया जा सकता है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी अगर आप नेटवर्क हॉस्पिटल्स में एडमिशन नहीं लेते हो, तो कैशलेस फैसिलिटी नहीं लेते हो, तो भी क्लेम कैसे दायर किया जा सकता है, कैसे फाइल किया जा सकता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको डिटेल में समझाया था। अगर किसी ने वो वीडियो ना देखा हो, तो उस वीडियो का लिंक मैं आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, तो आप वो देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद मेरे को बहुत से कलीग्स के फ़ोन आए कि जो ये बीमा लिया है, जो ये मेडिकल इंश्योरेंस ली है, इनकी टर्म्स क्या हैं, कंडीशंस क्या हैं, हमें क्या मिलेगा, बेड कितने का मिलेगा, आईसीयू के चार्जेस क्या होंगे। तो उन सभी चीज़ों के लिए आज का मैं वीडियो लेके आया हूँ पूरी डिटेल्स के साथ। तो आज के वीडियो में हम शुरू करते हैं ये कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाकर, जिसमें कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट को एक-एक क्लास को हम स्टडी करते हैं। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, ये एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो कैनरा बैंक की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। कैनरा बैंक ने इसको अपलोड कर दिया है अपनी वेबसाइट के ऊपर। मैंने वहीं से इसको डाउनलोड किया है। हालांकि ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट सिर्फ कैनरा बैंक का है, कैनरा बैंक की वेबसाइट पे है, लेकिन सिमिलर पॉलिसी डॉक्यूमेंट हर एक बैंक की वेबसाइट पे होंगे, क्योंकि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने ही सभी बैंकों को ये इंश्योरेंस दिया है आईबीए के थ्रू। तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो सभी बैंकों के रिटायर्ड पुलिस के लिए सेम हैं। सो आज का जो हम चर्चा करेंगे, वो सिर्फ कैनरा बैंक के कर्मचारियों या अधिकारियों के लिए ही नहीं, सभी नेशनलाइज्ड बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ये लागू होगा, जितनी हम चर्चा करेंगे। तो इस सभी के लिए ये यूज़फुल होगा। तो ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट का नंबर क्या है? ये नंबर मैंने हाईलाइट किया हुआ है पॉलिसी का। अब इसमें ये पॉलिसी कब से कब तक है? ये 1/11/2024 से लेकर 31/10/2025 तक लागू है ये। उसके बाद प्रीमियम जो बैंक ने दिया हुआ है वो है। अब इसका टीपीए कौन है? टीपीए रक्षा टीपीए प्राइवेट लिमिटेड है, जिसका ये एड्रेस दिया हुआ है, जिसके कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं और मेल आईडी भी दिया हुआ है। क्लेम लेने के बाद, क्लेम लॉन्च करने के बाद, फाइल करने के बाद आप इन नंबरों के ऊपर रक्षा टीपीए को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस ईमेल के ऊपर आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलिए, पॉलिसी डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है? ये इंश्योरेंस कंपनी का, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का कस्टमर केयर टोल फ्री नंबर भी लिखा हुआ है। उनका ईमेल आईडी भी लिखा हुआ है। कभी आपको इश्यू आए, प्रॉब्लम आए, आप सीधा कंपनी से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब उसके नीचे आइए, नीचे क्या है? रिमार्क्स। फैमिली का डेफिनेशन क्या है? रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं प्लस स्पाउस है, ओनली स्पाउस या एम्प्लॉई प्लस स्पाउस, या विडो हो या विडो हो, जो सिंगल रह गए हों तो वो भी इसमें कवर्ड है। कितना सम इंश्योर्ड है? सम इंश्योर्ड है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस ऑन फैमिली फ्लोटर बेसिस। अवार्ड स्टाफ के लिए 3 लाख है और ऑफिसर्स के लिए 4 लाख है। फैमिली फ्लोटर का मतलब होता है, अगर 4 लाख का है, हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो इनमें से दोनों में से कोई भी 4 लाख तक का क्लेम ले सकता है। दोनों 2-2 लाख का भी ले सकते हैं, एक 3 लाख का, दूसरा 1 लाख का भी ले सकता है। जब भी किसी को कोई इश्यू आता है, प्रॉब्लम आती है, तो उस 4 लाख में से
वो डेबिट हो जाएगा। बाकी का जो बैलेंस होगा, फिर जब दूसरी टाइम कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इश्यू आता है, तो वो बाकी के अमाउंट में से डेबिट होगा, जो वो चाहे हस्बैंड के लिए हो, चाहे वो फैमिली के लिए हो। तो इसको हम फ्लोटर बेसिस कहते हैं। अब आइए रूम रेंट। रूम रेंट जो है नॉर्मल रूम के लिए 5,000 रुपया पर डे परमिसिबल है और आईसीयू के चार्जेस 7500 रुपया पर डे परमिसिबल है। इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है। कुछ लोग कहते हैं कि सर ये नॉर्मल रूम रेंट जो 5,000 का है, क्या अगर मैं इससे हर रेंज का कोई रूम ले लेता हूँ, 7,000 का ले लेता हूँ, 10,000 का ले लेता हूँ, तो मैं रूम रेंट का जो डिफरेंशियल है मैं खुद से दे दूंगा? नहीं सर, इसके लिए जो सभी हॉस्पिटलों में जब रूम रेंट बढ़ता है तो उसके बाद हर चीज़ की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। कोई आपने प्रोसीजर कराया है, ऑपरेशन कराया है, उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, डॉक्टर के विज़िट चार्जेस भी बढ़ जाएंगे, तो आपका टोटल बिल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर आपको टोटल बिल का डिफरेंशियल देना पड़ेगा। जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अपने हिसाब से जो उनकी परमिसिबल लिमिट्स हैं उनके अंदर अंदर वो सैंक्शन दे देगी, डिफरेंशियल अमाउंट आपको देना होगा। अगर आप नॉर्मल रूम लेते हो 5,000 रुपये तक का, तो आपको यहाँ पूरा का पूरा जो क्लेम है इंश्योरेंस कंपनी सैंक्शन कर देगी, सब्जेक्ट टू देयर लिमिटेशंस इन द अदर फील्ड्स। जैसे कि कोई ऑपरेशन चार्जेस कितने हैं, उन सभी के लिए उन्होंने लिमिटें बनाई हुई हैं। उसके बाद क्या है, नो एक्सपेंसेस रिलेटेड टू डोमिसिलरी ट्रीटमेंट शैल बी कवर्ड। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट के कवर नहीं होगा। अगर आप हॉस्पिटलाइज हो गए तभी आपको मिलेगा। उसके बाद आइए, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट कवर इज नॉट अवेलेबल इन द रिटायरी पॉलिसी। कई बार होता है जो वर्किंग एम्प्लॉइज होते हैं उनको क्रिटिकल इलनेस के लिए बेनिफिट होता है विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन। यहाँ ये भी अब बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। ये थी इनकी मेन पॉलिसी। अब मेन पॉलिसी के साथ इन्होंने एक हमारे को अनेक्स्चर भी दिया हुआ है। वो अनेक्स्चर क्या है, अब हम उसको डिस्कस करेंगे, पार्ट 2। ये इसी पॉलिसी का अनेक्स्चर है जिसमें इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत डिटेल में बताई हुई हैं कि आपको क्या क्या मिलेगा। देखिए, इसमें सिर्फ इस पॉलिसी के अंडर, जैसे मैंने पहले बोला है कि इन पेशेंट केयर के लिए ही मिलेगा। इन पेशेंट केयर यानी कि आप अगर एडमिट हो गए मिनिमम 1 दिन के लिए, या डे केयर ट्रीटमेंट, कुछ बीमारियां ऐसी हैं उनके लिए डे केयर ट्रीटमेंट में भी आपको ये एडमिसिबल है, आपको क्लेम मिलेगा। वो आगे हम बताएंगे आपको कि डे केयर में कौन कौन सी इलनेसेस आती हैं। अब आइए, रूम रेंट वगैरह मैंने आपको पहले बता दिया है, आईसीयू के मैंने पहले आपको बता दिए हैं, सर्जन टीम ऑफ सर्जन्स उनकी फ़ीस क्या होगी वो मिलेगी, नर्सिंग के चार्जेस मिलेंगे, सर्विस चार्जेस मिलेंगे, एडमिन चार्जेस मिलेंगे, सब मिलेंगे। लेकिन इन सभी की लिमिट्स होती हैं। वो लिमिट्स इन्होंने इस पॉलिसी में नहीं दी हुई हैं। जैसे ही मेरे को वो लिमिट्स का पता चलता है मैं अगली वीडियो में आपको वो लिमिट्स भी बताऊँगा। ये सभी सर्जिकल प्रोसीजर हो, वेंटिलेटर हो, ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स हों, ये सभी चीज़ों के लिए ये पैसा मिलेगा, क्लेम मिलेगा। अब आइए, प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस ये क्या मिलेंगे। दोस्तों, प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस वो होते हैं जो आप हॉस्पिटलाइजेशन होने से पहले दवाइयाँ ले रहे थे, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन वो होते हैं जब आप डिस्चार्ज होने के बाद आप दवाइयाँ लेते हैं, जो डॉक्टर बताता है वो कितने कितने दिन के लिए आपको मिलेगा। प्री हॉस्पिटलाइजेशन आपको 30 दिन तक मिलेगा। हॉस्पिटलाइजेशन होने से 30 दिन पहले तक आप उसी बीमारी का, जिस बीमारी के लिए हॉस्पिटलाइज हुए हैं, उसी बीमारी की जो दवाइयाँ ले रहे थे वो आपको 30 दिन पहले तक की दवाइयों के पैसे मिलेंगे। ऐसे ही डिस्चार्ज होने के बाद 90 दिन तक जो आप मेडिसिन लेंगे, उसके बाद कंसल्टेशन करवाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, उन सभी के पैसे मिलेंगे 90 दिन तक। लेकिन वो सभी एक्सपेंसेस वही होंगे जो आपकी प्राइमरी हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम के लिए मिले हैं आपको, जिस बीमारी के लिए वो मिले हैं उसी बीमारी के लिए 30 दिन पहले के और 90 दिन बाद के खर्चे आपको मिलेंगे।
अब आइए अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स। ये एलोपैथिक में तो आपको मिलेंगे मिलेंगे ही मिलेंगे। इन्होंने इस पॉलिसी में ये भी लिखा है कि अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स आर द फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट्स अदर देन ट्रीटमेंट एलोपैथिक और मॉडर्न मेडिसिन एंड इंक्लूड्स आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी इन द इंडियन कंटेक्स्ट। तो यहाँ भी आपको कोई आप मेडिसिन लेते हो, यहाँ आप एडमिट होते हो इन हॉस्पिटल्स में, यहाँ के पैसे भी आपको परमिसिबल हैं इस क्लेम के अंदर। अब आइए आगे, आगे पॉलिसी में क्या लिखा है मैंने पहले ही हाईलाइट किया हुआ है। डे केयर, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो कम से कम 24 घंटे का होना चाहिए, लेकिन डे केयर में भी आपको एडमिट हो सकते हो। डे केयर के लिए भी आप कोई प्रोसीजर करवा सकते हो, तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं इनको कि डे केयर सेंटर मीन्स एनी इंस्टीट्यूशन established for the day care treatment of illness or injuries or a medical setup within the hospital and which has been registered with the local authorities wherever applicable and is under the supervision of a registered and qualified medical practitioner and must comply with all minimum criteria as follows: has a qualified nursing staff under its employment, has qualified medical practitioner, has qualified equipped operation theatre और मेंटेन्स डेली रिकॉर्ड्स। अब ये चीजें होंगी तो उसको डे केयर सेंटर माना जाएगा। डे केयर सेंटर ट्रीटमेंट मीन्स द मेडिकल ट्रीटमेंट और द सर्जिकल प्रोसीजर विच इज अंडरटेकन अंडर जनरल लोकल एनेस्थीसिया इन ए हॉस्पिटल और डे केयर सेंटर इन लेस देन 24 आवर्स बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड एडवांसमेंट and which would have otherwise required a hospitalization of more than 24 hours। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है, अदरवाइज उसको 24 घंटे से ज़्यादा टाइम लगना था, लेकिन वो 24 घंटे से कम का टाइम लगता है, इसलिए ये डे केयर ट्रीटमेंट भी परमिसिबल है इनके लिए। डेंटल ट्रीटमेंट मीन्स ए ट्रीटमेंट रिलेटेड टू टीथ और स्ट्रक्चर्स सपोर्टिंग टीथ including examinations, fillings wherever appropriate, crowns, extractions and surgery, ये भी परमिसिबल है। अब आगे आइए, अब हॉस्पिटल और नर्सिंग होम, आप कहाँ दाखिल होंगे, कौन से हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में दाखिल होंगे जो परमिसिबल है इस पॉलिसी के अंडर, उसकी कंडीशंस लिखी हैं इन्होंने। has qualified nursing staff under its employment round the clock, has at least 10 inpatient beds, जहाँ 10 बेड हो कम से कम, in the towns having a population of less than 10 lakh and at least 15 patient beds in all other places। जो 10 लाख की आबादी से कम वाले टाउन हैं उनमें 10 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए और उससे ऊपर वाली आबादी के शहरों में 15 मिनिमम 15 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, वहाँ ही आप दाखिल हो सकते हैं। उसी का खर्चा उसी का पैसा आपको मिलेगा। और भी कुछ कंडीशंस हैं वो आप पढ़ सकते हैं। अब क्या कहता है, द टर्म हॉस्पिटल और नर्सिंग होम शेल नॉट इंक्लूड एन एस्टेब्लिशमेंट विच इज ए प्लेस ऑफ रेस्ट, ए प्लेस फॉर द एज्ड और प्लेस फॉर द ड्रग अडिक्ट्स और ए प्लेस फॉर अल्कोहलिक्स, ए होटल और ए सिमिलर प्लेस। ये हॉस्पिटल नहीं माने जाएंगे, इनको हॉस्पिटल नहीं माना जाएगा जहाँ इस किस्म का कोई एज्ड पर्सनस के लिए हैं, रेस्ट के लिए हैं या अल्कोहलिक के लिए, ड्रग अडिक्ट्स के लिए हैं, इनको ये नहीं माना जाएगा हॉस्पिटल। वो आपको मैंने पहले बता दिया था कि हॉस्पिटलाइजेशन मिनिमम 24 घंटे का होना चाहिए डे केयर के अलावा। और नीचे आइए, बहुत डिटेल्स दी हुई हैं, ये लीजिए। प्री हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकल एक्सपेंसेस, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। सच मेडिकल एक्सपेंसेस आर इनकर्ड फॉर द सेम कंडीशन फॉर विच द इंश्योर्ड पर्सन्स हॉस्पिटलाइजेशन वाज रिक्वायर्ड। ऐसे ही पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन सच मेडिकल एक्सपेंसेस आर इनकर्ड फॉर द सेम कंडीशन फॉर विच द इंश्योर्ड पर्सन्स हॉस्पिटलाइजेशन वाज रिक्वायर्ड।
यानी कि उसी बीमारी के लिए जिसके लिए आप हॉस्पिटलाइज हुए थे, उसी के लिए 30 दिन पहले का, दिन बाद का भी मिलेगा। साइकेट्रिक डिसऑर्डर के लिए भी पैसे मिलेंगे, कंडीशन उसमें जो कोई प्रॉब्लम आएगी उसके लिए भी मिलेगा। और भी बहुत छोटी-छोटी कंडीशनें हैं, वो आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट जो टर्म्स हैं वो बता रहा हूँ। मैं इस डॉक्यूमेंट का जो लिंक है, ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट का लिंक है, आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डालूँगा। वहाँ से जाके आप पूरा का पूरा पॉलिसी डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हो। एडिशनल कवरेजेस, एडिशनल कवरेजेस क्या है? डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन means medical treatment for a period exceeding 3 days for such an illness, disease, injury which in the normal course would have required care and treatment at a hospital but is actually taken while confined at a home under any of the following circumstances. क्या है? The condition of the patient is such that he is not in a condition to be removed to the hospital, or the patient takes treatment at home on account of non-availability of room in the hospital. इस कंडीशन में, इन दो कंडीशनों में, अगर पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि उसको हॉस्पिटल में रिमूव नहीं किया जा सकता या हॉस्पिटल में रूम की नॉन अवेलेबिलिटी है, उस कंडीशन में उसको हम मानेंगे कि वो डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन है, तो वो आपको उसके पैसे मिलेंगे, उसका क्लेम मिलेगा। उन कंडीशंस में अगर आपका डॉक्टर, आपका हॉस्पिटल आपके घर में इलाज करता है, उसको आपकी कवरेज है। अब आ जाइए अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट आप कहाँ लोगे? तो उसके लिए आपको देखिए, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आयुष हॉस्पिटल और टीचिंग हॉस्पिटल, इस सभी की इन्होंने कंडीशंस कुछ दी हुई हैं। इनमें 5 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, आयुष का मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए। जब अल्टरनेटिव आप इलाज कराते हैं अल्टरनेटिव मेथड से, तो उनकी कंडीशंस दी हुई हैं, उनके तभी आपको क्लेम मिलेगा। अब आ जाइए आगे, ये क्या लिखा है? Expenses on hospitalization for minimum period of day are admissible. However, this time limit is not applicable in certain specific treatments. जैसा कि मैंने आपको बताया था, नॉर्मली हॉस्पिटलाइजेशन कम से कम 1 दिन के लिए हो गए तभी आपको क्लेम मिलेगा, लेकिन कुछ बीमारियों के लिए आप 1 दिन से कम, यानी कि डे केयर फैसिलिटीज़ में, क्योंकि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो गया है, तो आपको उनके लिए आपको क्लेम मिलेगा। वो कौन सी बीमारियां हैं? ये सारी बीमारियां यहाँ इन्होंने लिखी हैं, जिसमें डायलिसिस है, जिसमें कोरोनरी एंजियोप्लास्टी है, डेंटल सर्जरी है। ये सभी बीमारियों के नाम इन्होंने डिसीज़ के नाम लिखे हैं। इनके लिए आपको डे केयर फैसिलिटीज़ में आई सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, ये सभी बीमारियां इन्होंने लिखी हुई हैं। तो उनके लिए आपको कभी आप एडमिट होना पड़ता है डे केयर में, उनका क्लेम आपको मिलेगा। एम्बुलेंस चार्जेस, एम्बुलेंस चार्जेस आर पेएबल अप टू 2500 रुपीज 2500 पर ट्रिप टू द हॉस्पिटल और ट्रांसफर टू अनदर हॉस्पिटल और ट्रांसफर फ्रॉम हॉस्पिटल टू होम इफ मेडिकली एडवाइज्ड। टैक्सी एंड ऑटो एक्सपेंसेस आर इन एक्चुअल मैक्सिमम टू रुपीज 750 पर हॉस्पिटलाइजेशन, ये मिलेंगे। अगर आप टैक्सी पे जाते हो, मैक्सिमम लिमिट है पर ट्रिप की 750 रुपये। अगर आप एम्बुलेंस पे जाते हो, उसकी मैक्सिमम पर ट्रिप की एलिजिबिलिटी है 2500 रुपीज़। Ambulance charges actually incurred on transfer from one center to another center due to non-availability to medical service, medical completion shall be payable in full. एक हॉस्पिटल में आपको इलाज नहीं मिलता, दूसरे हॉस्पिटल में जाते हो, वहां के भी एम्बुलेंस चार्जेस मिलेंगे। Pre-existing diseases, pre-existing diseases are covered under the scheme from day one. ये आपको नॉर्मल जो आप कवरेज कभी लेते हैं बाहर से, इंश्योरेंस लेते हैं,
वहाँ आपको पहले 3 साल के लिए प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ कवर नहीं होती। लेकिन आईबीए की ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसमें आपको सभी डिसीज़ेज़, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ेज़ कवर्ड हैं, पहले दिन से ही कवर्ड है। टैक्सेस एंड अदर चार्जेस, सभी तरह के टैक्सेस, सरचार्जेस, सर्विस चार्जेस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, एडमिशन चार्जेस, नर्सिंग एडमिन चार्जेस पेएबल हैं। चार्जेस फॉर डाइपर्स, सैनिटरी पैड्स आर पेएबल इफ नेसेसरी एज ए पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। Charges for hiring a nurse attendant during hospitalization will be payable only in case of recommendations from a treating doctor. In case of ICU, CCU, ये सब कुछ मिलेगा इन कंडीशंस में। अब आगे क्या है? रेंटल चार्जेस फॉर ट्रीटमेंट फॉर एज रिलेटेड मस्कुलर डीजनरेशन, ये मिलेगा। रेंटल चार्जेस फॉर एक्सटर्नल एंड ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट्स जो आपको यूज़ होंगे हॉस्पिटल में, जैसे CPAP, CAPD, बाईपैप मशीन्स होती हैं, लगती हैं, उनका किराया लगता है, हॉस्पिटल लेता है, वो भी मिलेगा। एम्बुलेटरी डिवाइसेस जैसे कि वॉकर, क्रचेस, बेल्ट्स, कॉलर्स, कैप्स, ये सब कुछ इसमें मिलेगा, विल बी कवर्ड अंडर द स्कीम। उसके बाद आ जाइए फिजियोथेरेपी चार्जेस। Physiotherapy charges shall be covered for the period specified by the medical practitioner even if taken at home. फिजियोथेरेपी घर पे भी लेते हैं, अगर उनके रिकमेंडेशंस के ऊपर, वो भी आपको चार्जेस मिलेंगे। अब एक्सक्लूशंस, एक्सक्लूशंस क्या है, क्या क्या नहीं मिलेगा, ये सब कुछ लिखा हुआ है। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एनी एडमिशन प्राइमरली फॉर डायग्नोस्टिक एंड इवेल्यूशन पर्पसेस। कई बार हम जाते हैं, एडमिट हो जाते हैं कि मेरे टेस्ट कर लो, कोई मेरे को बीमारी तो नहीं है, उसके पैसे आपको नहीं मिलेंगे। कोई आप रेस्ट क्योर के लिए या रिहेबिलिटेशन के लिए जाते हैं या रेस्पाइट केयर में जाते हैं, उसके पैसे आपको नहीं मिलेंगे। चेंज ऑफ जेंडर के पैसे नहीं मिलेंगे। स्टे इन द हॉस्पिटल विच इज़ नॉट मेडिकली नेसेसरी, उसके पैसे नहीं मिलेंगे। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी, आपने खुद को इंजरी दी है खुद, वो उसके पैसे नहीं मिलेंगे। बर्थ कंट्रोल के लिए, स्टेरिलिटी के लिए या इनफर्टिलिटी के लिए कोई ट्रीटमेंट लिया है, उसके चार्जेस आपको नहीं मिलेंगे। और क्या है? ड्रग अल्कोहल का अब्यूज किया है, उसकी ट्रीटमेंट ले रहे हो, उसके पैसे नहीं मिलेंगे। जिन मेडिसिन को किसी ने प्रिस्क्राइब नहीं किया है, आपने वो मेडिसिन ली हैं, उसके पैसे नहीं मिलेंगे। होम विजिट चार्जेस, उसके पैसे नहीं मिलेंगे। और ब्रेक ऑफ लॉ और चीज़ें हैं, कुछ लिखी हैं इन्होंने, उनके पैसे नहीं मिलेंगे। मेडिसिन वही लिखा हुआ है यहाँ, जिसके बिल्स नहीं हैं, वो मेडिसिन परचेज किए हैं आपने, उसके पैसे नहीं मिलेंगे। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट, डोमिसिलरी ट्रीटमेंट के पैसे कहीं भी नहीं मिलेंगे। एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन डोमिसिलरी ट्रीटमेंट, जिसके लिए आप हॉस्पिटल में दाखिल नहीं हो, घर से आपने ट्रीटमेंट लिया है, उसके पैसे नहीं मिलेंगे। अब क्लेम का प्रोसीजर मैंने पिछले वीडियो में समझा दिया था आपको। अगर आप नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हो या कैशलेस हॉस्पिटल में जाते हो, जाते ही आपने अपना कार्ड दे देना है, पॉलिसी की डिटेल्स दे देनी है, उसमें लिखी हुई है, और आपने अपना आधार कार्ड या कोई भी आपका वैलिड आईडी प्रूफ दे देना है। या हॉस्पिटल में जाके उनके टीपी डेस्क को, तो वो आपके लिए वहाँ इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरेंस के टीपीए को अपना उसके लिए अप्रूवल मांगने के लिए रिक्वेस्ट भेज देंगे, और उसके बाद आपकी अप्रूवल आ जाएगी। टाइम टू टाइम अप्रूवल को वो बढ़ाते रहेंगे, और जिस दिन डिस्चार्ज हो जाएगा, उस दिन आपको फाइनल अप्रूवल लेके आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देंगे। जितना कंपनी से सैंक्शन आया है, वो सैंक्शन वो हॉस्पिटल वाले एडजस्ट कर देंगे, बाकी का कोई डिफरेंशियल अमाउंट होगा वो आपसे ले लेंगे। Claims for pre-hospitalization and post-hospitalization will be settled on a reimbursement basis on production of cash receipts. Procedure for reimbursement of claims. इसका प्रोसीजर क्या है?
अगर आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में एडमिशन लेते हैं तो आपको क्लेम सबमिट करना होगा। क्लेम सबमिट करते वक़्त आपको ये सारे डॉक्यूमेंट भरने हैं। हेल्थ कार्ड देना है, नेचर ऑफ इलनेस, उसका एक फॉर्म भरना है। मैंने पिछली वीडियो में आपको फॉर्म भी बताया था कौन सा फॉर्म भरना है, और उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट, बिल्स, वाउचर्स, हॉस्पिटल का डिस्चार्ज समरी, वो सब कुछ लगा के भेजना है। ड्यूली कंप्लीटेड क्लेम फॉर्म भेजना है और उसके साथ डॉक्यूमेंट लगाने हैं। देखिए, इसमें डॉक्यूमेंट लिखे हैं, द क्लेम इज टू बी सपोर्टेड विद द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिटेड विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। सो नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपको डिस्चार्ज के बाद ये क्लेम सबमिट करना है, जिसमें ड्यूली कंप्लीटेड क्लेम फॉर्म लगाना है, फ़ोटो आईडी प्रूफ लगाना है, हेल्थ कार्ड की पॉलिसी की कॉपी लगानी है, पॉलिसी की कॉपी लगानी है। ये सारी चीज़ें उन्होंने, ओरिजिनल इनवॉइस, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसको अच्छी तरह पढ़ के ये क्लेम के साथ ये सब कुछ लगाना है, वरना आपका क्लेम सेटल करने में टाइम लग जाएगा। इसकी टाइम लिमिट क्या होती है? ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने की टाइम लिमिट क्या होती है? वेयर कैशलेस फैसिलिटी हैज़ बीन ऑथराइज्ड, जहाँ तो कैशलेस फैसिलिटी ऑथराइज कर दी है टीपीए ने, तो आप नेटवर्क हॉस्पिटल में हो तो वहाँ इमीडिएटली आफ्टर डिस्चार्ज अपने आप वो टीपीए वाले, हॉस्पिटल के टीपीए वाले, इंश्योरेंस के टीपीए को पूरे का पूरे डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज भेज देंगे। जहाँ आपने रीइंबर्समेंट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एंड प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस लिमिटेड टू 30 डेज, जहां आपने नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में एडमिशन लिया था तो आपको उसका बिल होगा, और प्री हॉस्पिटलाइजेशन 30 दिन का जो बिल होंगे वो आपने कब सबमिट करने हैं? वो सबमिट करने हैं विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। ये आपने एक ही बिल बनाना है। जब डिस्चार्ज हुए हो, हॉस्पिटल का बिल होगा, और एडमिशन होने से पहले 30 दिन का अगर कोई बिल है तो वो सारा बिल इकट्ठा बनाना है, और वो बिल डिस्चार्ज होने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर आपने बना के इंश्योरेंस कंपनी को भेजना है। अब आ गया है रीइंबर्समेंट ऑफ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, जो 90 दिन के आपको मिलते हैं। वो कब सबमिट करना है बिल? वो बिल सबमिट करना है विद इन 30 डेज फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ द पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट। जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए थे, उसके बाद 90 दिन की आपको मेडिसिन का और बाकी खर्चों का बिल मिलना है इंश्योरेंस से। वो 90 दिन कंप्लीट होने के बाद विद इन 30 डेज, 90 दिन कंप्लीट होने के बाद 30 डेज के अंदर अंदर आपने इंश्योरेंस को वो बिल सबमिट करना है। ये टाइमलाइन का बहुत ध्यान से इसको इसका ध्यान में रखिए, ताकि कभी आपके डॉक्यूमेंट्स लेट ना हो जाएं सबमिट करने में। उसके बाद नॉर्मल चीज़ें हैं। नॉर्मल चीज़ों के बाद ये, हाँ, टेरिटोरियल लिमिट। ऑल मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस पॉलिसी विल हैव टू बी टेकन इन इंडिया ओनली। ये इंडिया में ही इलाज होगा तो इसका रिइंबर्समेंट मिलेगा, इसका क्लेम मिलेगा। नेक्स्ट, medical expenses incurred under 2 policy periods. Yes, this is very important. If the claim event falls within 2 policy periods, the claim shall be paid taking into consideration the available sum insured under the expired policy only. Sum insured for the renewed policy will not be considered for the claim event which has commenced in the expiring policy. आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा और मैं क्लैरिफाई कर दूं इसको कि अगर बाई चांस ये पॉलिसी पीरियड आपने देखा होगा, ये 1 नवंबर से शुरू होती है हर साल। पिछली पॉलिसी 31 अक्टूबर को एक्सपायर हो जाती है। तो उसमें क्या होगा, अगर आपको बाई चांस एडमिट होना पड़ता है 31 अक्टूबर से पहले, 25, 26, 27, 28 अक्टूबर को एडमिट होना पड़ता है, तो उसके बाद आप अगर एडमिट रहते हैं नवंबर में भी, डिस्चार्ज होते हैं 7-8 नवंबर को, तो आपको जो प्रीवियस पॉलिसी का आपके पास अनयूटिलाइज्ड अमाउंट होगा,
अगर आपकी पॉलिसी पहले 4 लाख की थी, आपने 3 लाख पहले ही ले लिया है, 1 लाख बैलेंस बचा है, तो आपका सैंक्शन विदिन 1 लाख ही होगा। आपका नई पॉलिसी शुरू नहीं होगी क्योंकि आपका एडमिशन पहली पॉलिसी वाले पीरियड में हुआ है। नई पॉलिसी का इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। ओके, तकरीबन हमने ऑलमोस्ट हर पॉइंट कवर कर लिया है, हर इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर कर लिया है। मैं आपको पहले भी बता दिया था और अभी भी बता दूं, ये जो पॉलिसीज़ हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये कॉमन है सभी बैंक के कर्मचारियों के लिए। हालांकि ये पॉलिसी मैंने डाउनलोड की है कैनरा बैंक की वेबसाइट से, लेकिन ये कंडीशंस कॉमन है सभी रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए, सभी बैंकों के जिनके पास आईबीए की पॉलिसी है। तो ये सभी बैंक कर्मचारियों के लिए ये जो वीडियो है ये उपयोगी साबित होगा। अब आ जाइए, इनकी वेबसाइट के ऊपर 2 डॉक्यूमेंट और पड़े हुए हैं, वो टॉप अप के हैं। जो टॉप अप पॉलिसी ली हुई है ये उनके डॉक्यूमेंट हैं। ये टॉप अप पॉलिसी का डॉक्यूमेंट है क्योंकि बहुत लोगों ने टॉप अप भी लिया हुआ है। जैसे 4 लाख की बेस पॉलिसी है और 3 लाख की बेस पॉलिसी है अवार्ड स्टाफ के लिए। उसके बाद उन्होंने जो टॉप अप लिया हुआ है, अवार्ड स्टाफ कैन ऑप्ट फॉर टॉप अप फ्रॉम 2 लाख टू 4 लाख रुपीज़ और ऑफिसर्स कैन ऑप्ट फॉर टॉप अप फ्रॉम 2 लाख रुपीज़ टू 5 लाख इंश्योर्ड पॉलिसी। तो ये आप इसमें डोमिसिलरी कवर नहीं है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन स्टैंड्स कवर्ड अंडर टॉप अप पॉलिसी सब्जेक्ट टू पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस। तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन इसमें कवर्ड है। बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं टॉप अप पॉलिसी की भी वही हैं। ये देखिए, ये मेरे पास इनका टॉप अप का भी पार्ट 2 है, जैसे बेस पॉलिसी का पार्ट 2 था, टॉप अप का भी पार्ट 2 है। तो यहाँ भी सभी कंडीशंस सेम हैं जो हमने बेस पॉलिसी में डिस्कस की हैं। ये देखिए सारा। मैं फिर आपको एक सजेस्ट करूँगा कि ये चारों डॉक्यूमेंट आप अपने पास, ये देखिए डॉक्यूमेंट ये 4 हैं, ये 4 डॉक्यूमेंट पॉलिसीज़ हैं जो ये अपने पास डाउनलोड करके रखिए और कभी भी आपको क्लैरिफिकेशन लेनी हो, इसमें से आपको हर चीज़ क्लैरिफाई हो जाएगी। ये मैं इसका जो लिंक होगा वो मैं आपकी आज के वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बहुत ही डिटेल से स्टडी किया, सीखा कि जो आईबीए की ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें हमें क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या नहीं मिल सकता है, कितनी हमारी एलिजिबिलिटी है, रूम रेंट की कितनी एलिजिबिलिटी है, आईसीयू की कितनी एलिजिबिलिटी है, कितने दिन का प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस मिलेगा, कितने दिन का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस मिलेगा, डे केयर का क्या मिलेगा, हर चीज़ को हमने डिटेल से स्टडी किया है। और मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है इनको डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए, ताकि जब भी ज़रूरत पड़ती है आपको हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अगर मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दीजिए, फीडबैक दीजिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। उस फीडबैक से हमें अगला वीडियो बनाते वक्त आपके जो इंटरेस्ट हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसका ध्यान रखा जाएगा, ताकि अगले वीडियोस आपके और भी यूज़फुल साबित हों। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।